हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिनका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। ये इस वीडियो की पार्ट 1 होने वाले हैं। एलर्जिक राइनाइटिस एंड सिनुसिस, इन दोनों चीजों को, दोनों डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस देखने वाले हैं एंड इनके यौगिक मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये बनने वाला है इस वीडियो का पार्ट 1, क्योंकि सारी चीजें मैं एक साथ डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए इस पूरे वीडियो को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। इसका पार्ट 1 अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होते हैं। पहले एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सिनुसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम इन दोनों की यौगिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं बाय डूइंग योगा थेरेपी। ओके, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस को क्या कहा जाता है? एलर्जिक राइनाइटिस इज वेयर योर नोज गेट्स इरिटेटेड बाय समथिंग यू आर एलर्जिक टू, सच एज पोलेन कॉजिंग स्नीज, और जिसका कारण स्नीजिंग या अदर सिम्टम्स बन सकता है। मतलब क्या है कि ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है, ये एलर्जिक राइनाइटिस, ये आपको पता चल रहा है कि किसी एलर्जिन के बारे में हो रहा है जिसका नाम है एक्चुअली राइनाइटिस। और जहां पर भी, जहां कहीं भी, जितने भी डिसऑर्डर आप पढ़ो, अगर ITS ये वर्ड्स आपको दिखने को मिल रहा है लास्ट में, ठीक है, अगर लास्ट में आइटिस ये स्पेलिंग आ रहा है, आइटिस, जैसे राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये आइटिस वर्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। यानी देखो यहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह आपको दिख रहा है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब ही होता है, जहां पर भी आप कहीं भी डिसऑर्डर पढ़ लो, जहां पे आइटिस प्रोनाउंसिएशन आ गया लास्ट में, तो समझ लो वहीं पे कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। उस डिजीज में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो एलर्जिक राइनाइटिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, जहां पे क्या होता है इसमें, इसमें आपकी नोज जो है वो इरिटेटेड होने लगता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन जान रहे हैं, इजी इजी, ठीक है, बाद में डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। तो आपकी नोज एरिया जो है वो इरिटेटेड होने लगती है बाय समथिंग यूर एलर्जिक, मतलब जिस पे आपको एलर्जन है, सच वो हो सकता है कोई पोलन हो सकता है, वो कोई एनिमल डेंडर हो सकता है, वो कोई और चीजें हो सकती है जो आप इनहेल कर चुके हो। अब डास्ट हो सकता है, किसी भी तरीके की डास्ट हो सकते हैं जिसमें आपको एलर्जी है, लेकिन आप उस चीज को इनहेल कर रहे हो। तो आप जैसे ही उस चीज को इनहेल करोगे, तुरंत ही आपके अंदर प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएगा। आपकी नोज इरिटेटेड होने लगेंगे, नाक बहने लगेगा, आंख से पानी आने लगेगा, स्नीजिंग होगा, अब छींक आने लगेगी आपको, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अगर कुछ चीजें आपको एलर्जी है उस चीजों में, लेकिन फिर भी आप उस चीज को इनहेल कर रहे हो, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, आपके नेजल इरिटेटेड होगा, नेजल सेक्शन में इरिटेशन पैदा होगी, जिसकी वजह से आपके नाक से पानी बहने लगेंगे, आंख से पानी बहने लगेगा, है ना, ये सारी चीजें होने लगेगा आपके साथ। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस को एक और नाम से इसको बुलाया जाता है। क्या नाम है? हे फीवर। एलर्जिक राइनाइटिस को एक और नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम है? हे फीवर। इज अभी क्या है, इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एलर्जन। ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है जो कि स्पेसिफिक एलर्जेंस की वजह से पैदा होती है। ठीक है, ये टोटली रिलेटेड टू एक्सट्रिंसिक एस्थमा। ये मतलब काफी ज्यादातर ये रिलेट करते हैं एक्सट्रिंसिक एस्थमा से। ठीक है, इट ऑकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स टू एलर्जेंस इन द ईयर। मतलब आपके इम्यून सिस्टम्स अगर किसी एलर्जन पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम अगर किसी एलर्जन के अगेंस्ट, इम्यून सिस्टम मतलब कौन सा आईजी, यहाँ पे आईजीई, आपके इम्यून सिस्टम का जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी एलर्जन के अगेंस्ट। अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं, और कैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं आगे। तो अगर रिएक्ट हो रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आपके बॉडी, आपकी इम्यून सिस्टम, तो इसका मतलब आपको ये सिम्टम्स दिखने लगेगा, आपको ये सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखाई देगा। ठीक है, इसे कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इट ऑकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स टू द एलर्जन। जब आपका इम्यून सिस्टम किसी एलर्जन पे ओवर रिएक्ट कर जाते हैं तो तब ये चीजें आपको दिखने लगते हैं। ठीक है,
अब इसका कॉजेज एंड सिम्टम्स पढ़ लेते हैं पहले कि इसका कॉजेज क्या है। बेसिकली इसका जो कॉजेज है वो है एलर्जन, ये वो होते हैं एलर्जन, ठीक है। वो बेसिक इनके जो मेन कॉज है वो है एलर्जन, चाहे वो पोलन हो सकते हैं, वो मोल्ड हो सकते हैं, वो एनिमल डल्डर हो सकते हैं, वो डास्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके का, या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को ये एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ये ट्रांसफर हो सकता है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। वो प्रॉब्लम ट्रांसफर हो सकती है, मतलब उनको अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ये हाइपर सेंसिटिविटी रहेगा, वो भी उनको भी डास्ट एलर्जी फेस हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% चांसेस है, लेकिन चांसेस है, ठीक है। 100% नहीं है लेकिन चांसेस है होने का। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। इनका सिम्टम्स होते हैं, पहले तो इन स्मेल नहीं कर पाते हैं लोग, स्मेलिंग प्रॉब्लम होती है उनको, स्नीजिंग आती है, स्टफी नोज होती है ना, कफिंग होती है, सोर थ्रोट होती है, डार्क सर्कल आ जाते हैं आईज के नीचे, डार्क सर्कल पड़ते हैं, फैटिक आने लगता है उनको, हर कोई भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहते, इरिटेबिलिटी पैदा होती है, ऑलवेज उनको एक इरिटेटेड होते हैं, उनके माइंड ऑलवेज इरिटेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि नेजल सेक्शन हमेशा इरिटेट करता है उनको, वो सांस नहीं ले पा रहे सही तरीके से, हमेशा सौ सा 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 करे जा रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम तो होगी, काम में थोड़ी ध्यान लगेगा उनका, फिर फैटिक हो रहा है, उनको इरिटेबिलिटी पैदा हो रही है, हेडेक होने लगेगा, एक टाइम के बाद उनको हेडेक आने लगेगा, है ना। ये सारे सिम्टम्स देखो आपको दिख रहा है, ये नाक बहने लगे, आंखों से पानी बह रहा है ना, फिर ये पैचेस आ रहे हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं, इस कभी कभी नोज टिफी हो जाती है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं कहाँ पे? एलर्जिक राइनाइटिस में। अब देखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। अब इनकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। देखिए, द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एआर, एलर्जिक राइनाइटिस को कभी कभी आपको एआर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एआर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर वक्त एलर्जिक राइनाइटिस आपके क्वेश्चन में मेंशन हो, ठीक है। और हे फीवर भी लिख सकते हैं, तो ये नाम याद रखना, हमेशा कुछ भी लिख सकते हैं एग्जामिनर। कंप्राइजिंग एन अर्ली एक्वायर्ड एंड लेट फेज रिएक्शन, ये क्या मतलब होता है? इनका दो रिएक्ट होते हैं, एक तो जैसे ही आप एलर्जिन को इनहेल करते हो तुरंत आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है जिनको कहते हैं अर्ली एक्वायर्ड रिस्पॉन्स, और कुछ टाइम बाद, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 1 आवर या आफ्टर 2 आवर जो सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म रहते हैं सिम्टम्स, उसको कहते हैं लेट फेज सिम्टम्स, यानी लेट फेज रिएक्शन भी कहते हैं। हम इन दोनों चीजों को देखने वाले हैं विथ पिक्चर अभी भी, ठीक है। द प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाई एक्सपोजर to allergens such as pollen, mites, animal dander that are recognized by antigen specific immunoglobulin, that is IgE। मतलब क्या है कि सपोज आपने कुछ एलर्जन को, ये समझ लो ये एलर्जन है, ठीक है, ये एलर्जन है, आप इनको, ये एलर्जन है, ये बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि ये आपके बॉडी में आपने इसको इनहेल कर लिया, तो इसके खुशी के मारे इसने स्पाइक कर लिया अपने बालों के साथ, ठीक है, और ये मुस्कुरा रहा है, ये अभी मुस्कुरा रहा है बंदा, क्योंकि ये आपके बॉडी में आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आपके बॉडी में आएगा, आपके बॉडी में इनके लिए जो हमने ट्रेनिंग करके रखा हुआ है पहले से ही, कौन? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे बीएसएफ जवान, कौन है ये? हम सबके पर्सनल बीएसएफ जवान है, ये है आईजीई। ये क्या करेगा? ये तुरंत, ये आईजीई, ये इसको पता चल जाएगा कि ये आ गया है, इसको पता चल जाएगा कि ये वायरस, सॉरी, ये जो एंटीजन है इसको हमने इनहेल कर लिया। अब आईजीई क्या करेगा? ये तुरंत मास्ट सेल के पास जाएगा चलकर, ठीक है। और मास्ट सेल मतलब समझ लो कि ये गन है, ये गन है, ठीक है, मतलब ये बंदूक है। अब ये क्या करेगा? आईजीई जाके मास्ट सेल को उठाएगा, ये तुरंत जाके मास्ट सेल को उठाएगा, और उठाने के साथ साथ क्या करेगा? देखो, पहले आईजीई गया, मास्ट सेल को उठाया, अब ये पूरा मैकेनिज्म इनकी विथ पिक्चर, हम इस पूरे मैकेनिज्म को डिस्क्राइब कर रखे हैं, जो इसके पहले हमारे चैनल में वीडियो आया था ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको अभी अभी आई बटन में दिख रही होगी, उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो की पैथोफिजियोलॉजी देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पैथोफिजियोलॉजी। क्योंकि इसमें हम उस चीजों को दोबारा नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसमें सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी अस्थमा का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि वहां पे ये सारे मैकेनिज्म्स पहले हम डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। उसके देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसके लिंक आपको आई बटन में दिख रहे हैं। अब वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं, हमारे सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कम बैक टू स्टडी। अभी अब क्या होता है, ये आईजीई जैसे ही मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाते हैं, ये क्या कहते हैं? आईजीई रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल। देखो, आईजीई मास्ट सेल के साथ बाइंड हो गया है, किसके जरिए? क्योंकि ये आईजीई की रिसेप्टर्स होती है मास्ट सेल में, ठीक है।
एंड बेसोफिल, मास्ट सेल एंड बेसोफिल, इन दोनों के साथ, ये दोनों बंदूक है, एक है AK-47 और दूसरा कुछ राइफल वगैरह है, ठीक है। तो एक है मास्ट सेल और एक है बेसोफिल, इन दोनों के साथ जाके बाइंड हो गया है ये, ठीक है। जैसे ही बाइंड होगा ये तुरंत क्या करेगा, अर्ली फेज स्टार्ट हो जाएगा आपका। अर्ली फेज रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन, मतलब बंदूक को उठा लिया, अब बंदूक को हाथ में उठाएगा, सिर्फ डराएगा क्या, गोली नहीं चलाएगा बंदूक को हाथ में उठाएंगे उठा के। तो जैसे ही मास्ट सेल को अंदर में उठाया, मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, बंदूक के अंदर क्या होता है, गोली होती है। तो मास्ट सेल के अंदर कुछ चीजें हैं, क्या क्या है, मास्ट सेल रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, ये मेंशन है, देखिए मास्ट सेल किसको किसको रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, ये सम प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, जैसे कि ल्यूकोट्राइन हो गया, ठीक है, प्रोस्टेटग्लैंडिन हो गया, काइनिन हो गया, ये सारी चीजें को मास्ट सेल रिलीज करते हैं। मतलब एक ही बंदूक से 2-3 तरह की गोलियां निकलती है। अब वो गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया है, बंदूक को हाथ में ले लिया, गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये सारे गोलियां निकलने लगेगा, ये सारे गोलियां जैसे ही निकलने लगेंगे, तो ये गोलियां की काम क्या है, ये जैसे ही निकलने लगेगा ये गोलियां, ये कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये गोलियां रिलीज होने लगे हैं। और वो सिम्टम्स क्या है, वो सिम्टम्स है आपकी कुछ नेजल सिम्टम्स, जैसे नेजल सेक्शन में स्नीजिंग होगा आपको, ठीक है, नेजल सेक्शन में आपको स्नीजिंग होने लगेगा, ईचिंग होने लगेगा, रेडनेस पैदा होगा, आपकी नाक बहने लगेंगे, आंख बहने लगेगा, ये तुरंत सिम्टम आपको दिखते हैं। जिनको एलर्जी है, डास्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी, उनको कभी घर में लेके जाओ और उसके सामने डास्ट वगैरह थोड़ा उड़ा दो, बस। अब देखो मिनटों में उनके अंदर चेंजेस आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उनके अंदर चेंजेस आएगा। कैसे चेंजेस आएगा उनके अंदर, तुरंत उनके आंख से पानी बहने लगेंगे, नाक से पानी बहने लगेंगे, वो छींकने लग जाएगा बंदा, वो रह नहीं पाएगा वहां पे, वो भाग जाएगा, तुरंत वहां से भाग जाएगा वो। विदाउट मार्क्स अगर उसको खड़ा कर दिया तो वो तुरंत वहां से भाग जाएगा बंदा, ठीक है। यही सारे सिम्टम्स होते हैं, इसको कहते हैं अर्ली एक्वायर्ड रिस्पॉन्स। किसको कहते हैं, अर्ली एक्वायर्ड रिस्पॉन्स। किसकी वजह से हो रहा है, ये मास्ट सेल जो बंदूक उठाया था, कौन किसने उठाया था, आईजीई ने। तो पहला क्या हुआ, पहला एलर्जन आया, एलर्जन जैसे ही आया आईजीई को पता चल गया कि एलर्जन आया, ठीक है। अब आईजीई को कैसे पता चल गया, ये देखने के लिए ब्रोंकियल अस्थमा देख लीजिए कि कैसे आईजीई को पता चल गया मास्ट सेल के बारे में, ठीक है। जैसे ही आईजीई आया, उसने क्या किया, उसने दोनों बंदूक को उठा लिया, एक है मास्ट सेल, एक बंदूक, दूसरा बंदूक क्या है, दूसरा बंदूक है बेसोफिल। एक बंदूक है आपका मास्ट सेल और दूसरा बंदूक है आपका बेसोफिल, दूसरा बंदूक आपका है बेसोफिल, ठीक है। और इस बंदूक को उठाने के बाद ये चलाने लगेगा, मास्ट सेल वाले जो बंदूक है उसको चला रहा है, बेसोफिल को भी चलाएगा, ठीक है, ये दोनों बंदूक को चलाने लगेगा। जैसे ही बंदूक को चलाने लगे, मास्ट सेल से क्या क्या रिलीज हो रहा है, मास्ट सेल से रिलीज होता है हिस्टामिन, ये बेसोफिल भी थोड़ा बहुत रिलीज करता है, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होते हैं, कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जैसे कि हो गया आपका ल्यूकोट्राइन, जैसे कि हो गया आपका प्रोस्टेटग्लैंडिन्स, काइनिन्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रिलीज होने लगेंगे। जैसे ही ये सारी चीजें रिलीज होने लगेगा, तुरंत क्या होगा, तुरंत वहां पे एक इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगेगा आपके नेजल सेक्शन में, और नेजल सेक्शन से पानी बहने लगेंगे, ये स्नीजिंग होने लगेगा, बंदा छीकेगा, उसको ईचिंग होगा, रेडनेस होगा, ये सारी चीजें, सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे, और ये लीड्स टू एट ईडिमा स्टेज, ये एक ईडिमा फॉर्म कर देगा वहां पे, ठीक है। ये आपके नेजल सेक्शन में ईडिमा फॉर्म करता है। ये हो गया आपका एक्वायर्ड रिस्पांस। देखिए इसको एक पिक्चर से साथ देख लेते हैं। ये है मास्ट सेल, ये है मास्ट सेल, ठीक है, ये बंदूक है, ये बंदूक है, और ये है हमारा आईजीई, ये है हमारा आईजीई एंटीबॉडी, ये जो है ये हमारा आईजीई है, ठीक है। ये बेचारा आया, इस बंदूक को उठाया, ये मार्ज हो गया रिसेप्टर के साथ, ये आईजीई का रिसेप्टर है जो कि मास्ट सेल में होती है, ये आईजीई का रिसेप्टर है जो मास्ट सेल में होती है, ये आईजीई मार्ज हो गया, ये एलर्जन है। जैसे ही ये एलर्जन, ये वाला, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये सारे एलर्जन है, ये आ गया आईजीई, जैसे ही इसको सेंस किया, तुरंत मास्ट सेल को चलाने लगेगा। क्या करेगा, मास्ट सेल से देखो रिलीज हो रहे हैं, मास्ट सेल से ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हो रहे हैं, फिर यहाँ पे एंड हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं, प्रोस्टेटग्लैंडिन रिलीज हो रहे हैं, काइनिन रिलीज हो रहे हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो हिस्टामिन है, ये जो ल्यूकोट्राइन्स है, ये क्या कर रहे हैं, इसके वजह से आपके नेजल सेक्शन में वो सारे सिम्टम्स, ईचिंग, वाटरिंग, ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे तो भैया एंटी हिस्टामिन भी मेंशन किया हुआ है। बॉस ये एंटी हिस्टामिन जो है ये कोई मतलब ये कोई केमिकल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। इनको ट्रीट करने के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, ठीक है, आपके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है हिस्टामिन के रिसेप्टर है वो उसको बंद कर देगा, मतलब हिस्टामिन ब्लड में रिलीज तो हो रहा है लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी नेजल सेक्शन में, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिनके ब्लड में ये एंटी हिस्टामिन
अब सॉरी, ये सारे ट्रीटमेंट करने के लिए होते हैं, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, एंटीहिस्टामिन इज द ग्रुप ऑफ ड्रग, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सारे चीजें अगर दिया जाएगा तो ये जो सिम्टम्स है एलर्जिक राइनाइटिस वो आपको नहीं होगा, वो आपको नहीं होगा, आपके ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो तो हो रहा है लेकिन हिस्टामिन आएगा नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते हिस्टामिन टारगेट सेल में, ठीक है, अगर एंटीहिस्टामिन होगा तो। लेकिन एंटीहिस्टामिन नहीं होता है, इस वजह से हिस्टामिन क्रिएट कर देते हैं ये प्रॉब्लम, इस वजह से हिस्टामिन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम। अब देखते हैं इनका लेट फेज रिएक्शन क्या होता है। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया इस साइड अर्ली फेज रिएक्शन, ये होती है अर्ली फेज, यानी एलर्जन आया, आईजीई बाइंड हुआ मास्ट सेल के साथ, बंदूक उठाया, बंदूक चलाने लगा, मास्ट सेल से रिलीज होने लगा आपका क्या क्या चीजें रिलीज होने लगा मास्ट सेल से, हिस्टामिन, कुछ प्रोस्टेग्लैंडिन, काइनिन वगैरह, ये सारी चीजें रिलीज हुआ और आपकी अर्ली एक्वायर्ड रेस्पॉन्स आपको दिखना चालू हो गया। अब आते हैं लेट फेज रिएक्शन में। लेट फेज रिएक्शन डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ आवर, यानी जब आप इस सिचुएशन में आए हो उनके 1 घंटा बाद जो सिचुएशन आपके बॉडी में होगा, 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे बाद कुछ सिचुएशंस होती है, और जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, क्यों वो सिचुएशन हुआ, क्योंकि एलर्जन में आया, एलर्जन के एक्सपोजर में हमने आया था, उस वजह से वो सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर रिक्रूटमेंट्स ऑफ बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड टी लिम्फोसाइट। मैंने बोला था ना पहले कि दोनों बंदूक को उठाया था, monocytes and eosinophils, and by the release of multiple mediators including cytokines, prostaglandin, leukotrienes, which perpetuate the inflammatory response। मतलब ये जो inflammatory response पैदा हुआ था, ये जो inflammatory response पैदा हुआ था पहले, ये जो early acquired response था, मतलब जिनकी वजह से आपको नाक बह रहे थे, आंख में पानी आ रहा था, जो इडिमा फॉर्मेशन हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि इडिमा फॉर्मेशन हो जाएगा एक, क्यों, क्योंकि ये सारे मास्ट सेल रिलीज कर रहे हैं हिस्टामिन वगैरह, ठीक है। अब एक और बंदूक तो वो उठाया था बेसोफिल, बेसोफिल क्या करेगा, वो भी तो केमिकल रिलीज कर रहे हैं, बेसोफिल भी तो रिलीज कर रहा है, बेसोफिल काम में आएगा, बेसोफिल न्यूट्रोफिल को भी बुलाएगा, न्यूट्रोफिल आएगा, टी लिम्फोसाइट आएगा, मोनोसाइट आएगा, इयोसिनोफिल्स आएगा, यहाँ पे हर एक ब्लड सेल्स आने लगेंगे, टी लिम्फोसाइट आने लगेंगे, फिर ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स था ये परपिचुएट होगा, यानी ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये जो सिम्टम्स है ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। अब इन सारे चीजों की काम क्या है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, टी लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं एस्थमा सेक्शन में, एस्थमा की वीडियो में, जहां पे हमने पहले ब्रोंकियल एस्थमा के ऊपर वीडियो बना चुका है, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले उस वीडियो को देखो फिर एलर्जिक राइनाइटिस को देखो, वरना ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा कि बेसोफिल क्या करेगा, न्यूट्रोफिल क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ठीक है। जैसे ही ये सारे चीजें आ गया नेजल सेक्शन में, तो ये जो आपका रिएक्शन है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ये जो लॉन्ग टर्म रिएक्शन है इसी को कहते हैं लेट फेज रिएक्शन, इसी को कहते हैं लेट फेज रिएक्शन, इसी को कहते हैं लेट फेज रिएक्शन। इज एसोसिएटेड विद टिश्यू रिमॉडलिंग, ये टिश्यू रिमॉडलिंग करते हैं, जो आपकी एडिमा फॉर्मेशन वहां पे हुआ है उस एडिमा को भी लॉन्ग टर्म कर देगा ये, ठीक है। डेवलपमेंट एंड परपिचुएशन ऑफ नेजल कॉग्निशन, मतलब आपकी नेजल कंजेशन हो जाएगा, नेजल कंजेशन होगा यानी आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, ठीक है। कंसिडर्ड बाय पेशेंट्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवलसम सिम्टम्स ऑफ एआर, जो कि एक मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिम्टम है एलर्जिक राइनाइटिस में, कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट म्यूकोजल इन्फ्लामेशन होती है, क्या होती है, एज अ रिजल्ट उनकी म्यूकोजल मतलब म्यूकस लेयर में इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है, टिश्यूज बिकम प्राइम्ड एंड रिएक्ट मोर विगोरसली टू एलर्जन एक्सपोजर, मतलब ये टिश्यूज और भी एलर्जन एक्सपोजर्स आते ही इसमें रिएक्शन करने लग जाते हैं टिश्यू, इनकी जो नेजल टिश्यूज होती है, एक्चुअली जैसे ही ये एलर्जन को इनहेल करेगा ये सारे चीजें इनको होने लगेगा। पहले इनका अर्ली एक्वायर्ड रिस्पॉन्स होगा, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद इनको पता चलेगा कि मेरे नाक बंद हो गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथ करने में, मुझे नेजल कंजेशन हो गया है, ये सारी चीजें आपको इनको पता चलती है लेट फेज रिएक्शन में, ठीक है। तो दिस लेट फेज रिएक्शन एंड मॉडिफिकेशंस इन टिश्यू रिस्पॉन्सिवनेस कंट्रीब्यूट टू ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, ये ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को पैदा कर देती है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी पैदा होती है जैसे ही ये एलर्जन आती है, ये पहले और ये हाइपर सेंसिटिविटी आपको बाद में पता चलेगा कि यही हाइपर सेंसिटिविटी के कारण भी आपके एक्सट्रिंसिक अस्थमा होती है। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो रही है अभी धीरे धीरे ऐसा अगर चलने लगेगा आपके साथ 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ठीक है, तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी अगर पैदा हो गया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो इसके रीजन से ही ब्रोंकियल एस्थमा होती है। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण ही ब्रोंकियल एस्थमा होती है, जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक ब्रोंकियल एस्थमा, जो सबसे कॉमन फॉर्म है एस्थमा का, जो सबसे कॉमन है, जो सबसे मतलब ज्यादातर लोगों को होती है,
वो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण ही पैदा होती है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ये हो गया ऑल अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस। हम इसके बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 में सिनुसिस्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद इन दोनों की थेराप्यूटिक मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। फिर आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। थैंक यू।